प्यारे बच्चों, विज्ञान की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 के भाग 1 का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। बच्चों, गर्मियों में हमारे कमरे में यदि दूध को खुला रख दिया जाए, लोहे के किसी भी सामान को नम वायु में छोड़ दिया जाए, अंगूर का किण्वन हो या हमारे भोजन का शरीर में पाचन हो जाए, तो इन सभी परिस्थितियों को अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और उसकी पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। कक्षा 9 में हमने जाना था कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। आइए यह जानते हैं कि कैसे जानें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले बर्नर की लौ में हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करके उसे जलाते हैं। हम पाते हैं कि यह एक श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और एक सफ़ेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसे हम वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। आइए एक दूसरे क्रियाकलाप को देखते हैं। लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेते हैं और इन्हें आपस में मिला देते हैं। हम देख रहे हैं कि एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हम शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं और उसमें दानेदार जस्ता और उस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जस्ते के आसपास कुछ बुलबुले बनने लगते हैं और कोई गैस इस उपकरण से बाहर निकलने लगती है। इन तीनों ही क्रियाकलापों में हमने पाया कि यदि निम्न में से कोई भी प्रेक्षण हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, किसी गैस का निकास या उत्सर्जन हो या तापमान में परिवर्तन हो। अब यह सवाल आता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित किस प्रकार से करें। यदि हम क्रियाकलाप 1 के विवरण को गौर करें उसके ऊपर, तो हम पाते हैं कि इसे हम 3 रूपों में निरूपित कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसमें हमने देखा 3 लाइनें लगी और अपनी बात को लिखने में हमें ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। इसका एक दूसरा विकल्प हो सकता है कि हम इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखें कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है या उसे ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में बनता है। जो भी तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो तत्व या यौगिक बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं और उसे एक तीर के द्वारा अलग किया जाता है, बीच में एक तीर लगा दिया जाता है। ये हो गया शब्द समीकरण। एक तीसरा विकल्प हो सकता है कि हम इन तत्वों या यौगिक के संकेत का उपयोग करें। जैसे Mg मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन O2 से और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि इस तीसरे विकल्प में सबसे कम श्रम और कम समय में हमने इसे अच्छे से निरूपित कर दिया। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का निरूपण करते हैं। आइए जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जब दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो और दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर हो तो हम कहते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित है। जैसे आपने देखा होगा कि सब्जी तौलने वाला एक ओर
बाट रखता है और दूसरी ओर सब्जियां रखता है। यदि सब्जियां भारी होता है तो वो सब्जी को निकाल देता है, यदि कम होता है वहाँ भार तो और सब्जी रखता है। इसी तरह से हमें ये देखना है कि यहाँ संतुलन है या नहीं। आइए देखते हैं। तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या और द्रव्यमान यदि बराबर है तो समीकरण संतुलित है, और यदि नहीं तो ये असंतुलित समीकरण है। आइए यह जानते हैं कि इतना श्रम करके हम उसे संतुलित करें क्यों। बच्चों, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्मित होता है न ही वो विनष्ट होता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ आप चित्र में देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है 100 ग्राम, 93 ग्राम मरकरी बना है अभिक्रिया के पश्चात और 7 ग्राम ऑक्सीजन बनी है अभिक्रिया के बाद। तो आपने देखा कि बाएं ओर भी द्रव्यमान 100 ग्राम है और दाहिने ओर भी यदि जोड़ें तो द्रव्यमान 100 ग्राम है। इसका अर्थ है कि ये अभिक्रिया संतुलित है। आइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें हिट और ट्रायल विधि के द्वारा। आइए क्रियाकलाप 3 की अभिक्रिया का स्मरण करें, जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। यह इसका शब्द समीकरण हो गया। इसका हम समीकरण लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहले हम सभी तत्वों को संकेत को लिखते हैं और अभिकारकों में परमाणु की संख्या लिखते हैं और उत्पादों में परमाणु की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जिंक बाईं ओर 1 है और दाहिनी ओर भी 1 है। हाइड्रोजन बाईं ओर 2 है, दाहिनी ओर 2 है। सल्फर बाईं ओर 1 है, दाहिनी ओर भी 1 है। ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये संख्या बाईं ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ समान है। तो यह एक संतुलित समीकरण है। आइए इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहले हम अपने तत्व या यौगिक के चारों ओर एक बक्सा बनाएंगे। इस बक्से को हम इसलिए बनाएंगे कि ये हमें हमेशा याद रहे कि संतुलित करने के क्रम में हम इस बक्से के अंदर बदलाव कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरा चरण है परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। तो यहाँ पे है परमाणु Fe, H और O। अभिकारकों में Fe 1 है, उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 2 है। ऑक्सीजन 1 है और उत्पाद में 4 है। तीसरे चरण में हम सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe3O4, इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है। फिर उस यौगिक में से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। तो Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में देखिए ऑक्सीजन और संतुलित करने के लिए अभिकारक में 1 ऑक्सीजन थी जल में और उत्पाद में 4 ऑक्सीजन थी Fe3O4 में। इसके लिए हम 4 से गुणा करेंगे जल में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम 4 लगा देते हैं। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गई और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गई। अगला चरण है अन्य परमाणुओं को संतुलित करें। अब हम दूसरा परमाणु चुनते हैं, हाइड्रोजन को। प्रारंभ में बच्चों देखिए, जब हमने 4H2O किया तो हाइड्रोजन हो गए 8 और यहाँ पर 2 हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर 4 से गुणा कर दें। तो 4H2O के हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ 4H2 लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब सिर्फ अंतर बचा है आयरन में। बचे हुए तत्व को संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अभिकारक में 1 आयरन और उत्पाद में 3। तो हम 3 का गुणा इधर अभिकारक में कर देते हैं। हो गया 3Fe, 4H2O,
Fe3O4 और हाइड्रोजन। चरण 6 में हम परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं और ये देखते हैं कि बाईं और दाहिनी ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। तो यहाँ हम पाते हैं कि ये दोनों तरफ बराबर है, तो ये संतुलित हो गया है। 7वें चरण में अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। यहाँ पर आप बच्चों देखिए, Fe के सामने S लिखा है यानी सॉलिड, ये ठोस अवस्था में है। जल के सामने G लिखा है यानी गैस, ये भाप की अवस्था में है। Fe3O4 जो बनता है ये भी ठोस है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके अलावा जो अवस्थाएं होती हैं जो अभिक्रिया के समय आवश्यक हैं, उसको भी हम अभिक्रिया में दर्शाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए होता है। इनकी मदद से वो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी अपने भोजन का निर्माण करते हैं और हमारे लिए प्राणदायी ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश को हमने तीर के ऊपर और नीचे लिख दिया है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस अभिक्रिया के होने में इन अवस्थाओं का होना आवश्यक है। तो इस तरह की सूचनाएं हमें अभिक्रिया से मिलती है और इस तरह से अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। बच्चों आगे चलते हैं। ये आपका गृह कार्य है, इसे आप करने की कोशिश करें। यदि आप को करने में कोई दिक्कत आती है तो अगली वीडियो में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, आपकी दिक्कतों का समाधान कर लेंगे। और ये सभी प्रश्न आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से लिख लें या पुस्तक से अपनी लिख लें और इसे हल करने का प्रयास करें। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।